जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं तुलदेव शर्मा आज आपके YouTube पर डीएनए धारा में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए चलिए आज नए टॉपिक के साथ अपन लोग चलते हैं। इतिहास का सबसे प्राचीन वंश और सबसे प्राचीन डायनेस्टी, जैसे आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, अभी आपके सामने है 16 महाजनपद। इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे बेहतरीन शानदार जानदार तरीके से और साथ में ट्रिक से काम करेंगे। इसमें देखेंगे बेटा, पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं 16 महाजनपद। बेटा यहाँ से पहला क्वेश्चन जो आपका आता है वो ये आता है कि 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है। तो याद रखना बेटा, इसका जो उल्लेख मिलता है वो आपका अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय। और अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें बौद्ध ग्रंथ के बारे में ही बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद के बारे में। और मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि हम लोगों ने अंगुत्तर निकाय से ही एविडेंस कलेक्ट किया और उससे पता चला कि पहले एक जो वंश हुआ करता था जिसका बहुत तेजी से विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, बहुत ज्यादा तेजी से विकास हुआ, उसका नाम था मगध। और मगध की जो प्राचीन राजधानी थी वो किसी समय पर गिरिब्रज हुआ करती थी। क्या बेटा? गिरिब्रज हुआ करती थी। ये कौन से समय में? महाभारत काल में। कौन से में बेटा? महाभारत काल में। और महाभारत काल के अभिलेखों से भी पता चलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें वेद पुराण और शास्त्रों से हमें जानकारी होती है, तो उसी के आधार पर हम लोग इनका डिसीजन लेते हैं। अब इसके मैं बात करूंगा कि 16 महाजनपद जो है इसको याद करने की ट्रिक कौन सी है। तो बेटा देखेंगे, इसको याद करने की जो ट्रिक है बहुत सिंपल है, बड़े ही प्यार से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। देखें कैसे इसको याद करने की ट्रिक। एसी, जीके, एमपी और एसबी, ये लिख दिया हमने। इसको अपन बंद कर देंगे। एसी, जीके, एमपी, एसबी को ऐसे करके अलग अलग बेटा डिवाइड करेंगे सभी को, क्योंकि जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं तब तक हमारी समझ में नहीं आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इनके ऊपर कुछ नंबरिंग लिखेंगे। 311 4 और 311 2, नंबरिंग लिख दी। अब आप एक बात बताएं मुझे, ए के ऊपर 3 है, सी के ऊपर 1 है, जी के ऊपर 1 है, के 4, एम 3, पी 1, एस 1, वी 2। इसका मतलब क्या है? ए के ऊपर 3 है तो इसका मतलब ए पर 3 नाम होने चाहिए। कौन से कौन से? पहला बनेगा अंग, दूसरा बनेगा बेटा अवंती, और तीसरा कौन सा बनेगा? अस्मक। अंग, अवंती, अस्मक। सी फॉर एक नाम बनेगा जिसका नाम होगा चेदी। जी पर एक है तो इसका मतलब जीवन है, तो क्या बनेगा बेटा? गांधार। क्या बनेगा बच्चा? गांधार। के पर 4 है तो इसका मतलब 4 नाम होने चाहिए। कुरु, कौशल, कंबोज। कुरु, कौशल, कंबोज और काशी। कितने हो गए? M3 है तो कितने नाम होने चाहिए? 3। मल्ल, मगध और क्या आएगा बेटा? मत्स्य। मल्ल, मगध और मत्स्य। P1 है तो कितने नाम होने चाहिए? 1। P4 पांचाल। क्या नाम होगा बेटा? पांचाल। S1 है तो कितने नाम होने चाहिए? 1। इट मींस सूरसेन। V2 है तो कितने नाम होने चाहिए? 2। एक वत्स और दूसरा क्या होगा मेरे बच्चा? वज्जी। बात समझ में आ गई? 16 महाजनपद याद करने की ट्रिक। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार के 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। प्राचीन काल में मगध की राजधानी गिरिब्रज हुआ करती थी और ये कौन से समय में? महाभारत काल में। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसी में ही बहुत सारी चीजें अब आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए कैसी भी। स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ेंगे इसमें बेटा। एकदम बेहतरीन शानदार जानदार तरीके से हमारा ट्रिक बेसिस काम चल रहा है। अब देखेंगे, यहां से पूछा जाएगा आपसे कि मगध का सबसे प्राचीन जो राजवंश है वो कौन सा रहा। मगध के प्राचीन राजवंश की मैं बात करूंगा तो इसमें जो नाम निकल के आता है वो कौन सा आता है? हर्यक वंश। कौन सा आता है बेटा? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था बेटा उसका क्या नाम था? बिंबिसार। और बिंबिसार को ग्रंथों में क्या कहा गया है? एक ग्रंथ में कहा गया है क्षेत्रोजस। क्या बेटा? क्षेत्रोजस। और एक ग्रंथ में कहा गया है श्रेणिक। अब ये जो ग्रंथ है कौन से है? बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथों में क्षेत्रोजस और श्रेणिक कहा गया है। क्षेत्रोजस का मतलब होता है क्षेत्र विस्तार करने वाला, श्रेणिक का मतलब होता है कुशल सेनापति। अब इसी
के आधार पर ही मगध का जो सबसे प्राचीन वंश रहा कौन सा रहा? हर्यक वंश रहा। बेटा हमें तो कोई जानकारी नहीं थी कि ये जो प्राचीन वंश है हर्यक वंश है। आपके सामने दो क्वेश्चन आते हैं। पहला आएगा कि सबसे प्राचीन वंश कौन सा है मगध का, तो वो हर्यक वंश आएगा। सबसे प्राचीन साम्राज्य कौन सा है, तो बेटा साम्राज्य की पूछेगा तो आप मौर्य साम्राज्य लगाएंगे। तो साम्राज्य और वंश दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। बिंबिसार इसका मगध का संस्थापक था, मगध साम्राज्य का। और इस समय इसकी जो राजधानी थी बेटा कहां थी? राजगृह। कहां थी बेटा? राजगृह। लेकिन महाभारत काल में मगध की जो राजधानी है वो कहां पर है? गिरिब्रज है। यहां तक सारी चीजें आई होप के समझ में आ रही होंगी। अब चलिए शुरू करते हैं। बिंबिसार के दो सेनापति थे, जो दोनों सेनापति थे उनमें से एक का नाम था सुनिधि। क्या नाम था बेटा? सुनिधि। और जो दूसरा सेनापति था उसका नाम था बेटा वत्सकार। क्या नाम था? वत्सकार। अब इसी के आधार पर हम चीजों को समझेंगे, बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब क्या होता है कि बिंबिसार अपने सेनापतियों के साथ अक्सर करके शिकार खेलने के लिए जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में क्या होता है कि मनोरंजन का कोई साधन तो होता नहीं। आप लोग क्या करते हैं? फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये ग्राम वो ग्राम, बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस समय में राजा महाराजा अपने मनोरंजन के साधन के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते थे, तो बेटा वो कौन सी चीज हुआ करती थी? हंटिंग, यानी शिकार होती थी, आखेट होती थी। अब इसका प्रयोग करते थे। अब होता क्या है कि बिंबिसार जाता है, और बिंबिसार जब जाता है शिकार खेलने के लिए तो ये बहुत ज्यादा हार थक जाता है। और जब बेटा हार थक जाता है तो एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है सड़वन वाटिका। कौन सी वाटिका बेटा? सड़वन। और सड़वन वाटिका में ये विश्राम करने के लिए आ जाता है। वहीं क्या होता है, कौशल के एक नरेश थे जिनका नाम था बेटा प्रसेनजीत। क्या नाम था? प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत की एक बहन थी जिसका नाम था महाकौशला। क्या नाम था बेटा? महाकौशला। और महाकौशला भी शिकार करते करते कौन सी वाटिका में चली जाती है? सड़वन वाटिका में। अब जब बेटा ये सड़वन वाटिका में गई तो वहां जाकर के इसने देखा कि यहां कोई एक व्यक्ति है जो हर्यक वंश का शासक है, बिंबिसार है, बहुत पहुंचा हुआ इंसान है, ज्ञान ध्यान की बातें बता रहा है, बेहतरीन शानदार जानदार तरीके से काम चल रहा है, यानी बहुत पहुंची हुई बातें बता रहे थे। तो बिंबिसार जब प्रवचन दे रहे थे उसी समय इनकी एकाएक नजर चली जाती किस पर? महाकौशला पर। और जब महाकौशला पर नजर गई तो इस पर ये मोहित हो गए। इट मींस लव एट फर्स्ट साइट। अब भाई साहब इन्होंने अपने मंत्री सुनिधि वत्सकार को, जब ये चली जाती हैं अपने महल यानी कौशल देश चली जाती है, तो वहां भेजा। और जब भेजा किसको? सुनिधि और वत्सकार को। कहा कि जाकर के पता करो महाकौशला ये है कौन, कहां की है कहां की नहीं है। तो सुनिधि वत्सकार जब पीछा करते करते गए तो पता चला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन जिनका नाम क्या है? महाकौशला है। अब ये महाकौशला जब पता चला तो बिंबिसार भाई साहब लाखों की सेना लेकर के कहां पहुंच जाते हैं? अपनी सेना लेकर के कौशल आ जाते हैं। और इस समय जब ये कौशल में आए तो प्रसेनजीत ने सभा का आयोजन किया। बोले कोई गलती हो गई है क्या हम लोगों से? क्या समस्या है जिस वजह से यहां पर ये अपनी लाखों की सेना लेके आ गए? जब ये बिंबिसार वहां गया तो प्रसेनजीत आए और आकर के बोले महाराज कोई गलती हो गई हो तो माफ करें, गुस्ताखी माफ करें, आप हमें बताएं किस वजह से सेना लेकर के आए हो। तो इनके मंत्री सुनिधि वत्सकार बोलते हैं कोई गलती नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस हमारे महाराज को एक राजकुमारी पसंद आई है जिससे ये विवाह करना चाहते हैं। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत कहते हैं बस इतनी सी बात? बोले हाँ। तो इन्होंने कहा कि ठीक है आप बताइए कौन महारानी है वो, उनसे हम आपका विवाह कराने में सहयोग करेंगे। तभी कौशल नरेश प्रसेनजीत को कहते हैं सुनिधि वत्सकार कि वो कोई और नहीं आपकी बहन महाकौशला है, इनसे ये विवाह करना चाहते हैं। तो तभी क्या होता है, प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह किनके साथ करा दिया? बिंबिसार के साथ, खुशी खुशी। और दहेज में क्या दिया मेरे बच्चा? काशी ग्राम दहेज में दिया। ये दहेज में दे दिया इनको। बोले अब आप लोग इसको दहेज में ले जाइए। अब ये आ जाते हैं विवाह करके। और जब विवाह करके आते हैं तो इसके बाद ये फिर से दोबारा से शिकार करने के लिए जाते हैं। अब ये शिकार करने जाते हैं तो इनको लिच्छवी कुल की, कौन से कुल की बेटा? लिच्छवी कुल की एक राजकुमारी थी और उनका नाम था चेल्लना। क्या नाम था बेटा? चेल्लना उनका नाम था। लिच्छवी कुल की राजकुमारी चेल्लना, इनको चेल्लना भी पसंद आ गई। और जब चेल्लना पसंद आई तो उसके बाद ये क्या करते हैं भाई साहब, चेल्लना को भी इन्होंने विवाह के लिए प्रस्ताव रखा।
लेकिन ये लिच्छवी जो ट्राइब थी, ये एक जाति थी, ये थोड़ा सा निम्न वर्ग में आती थी। क्योंकि ये डरे हुए थे तो इन्होंने कहा कि महाराज कहीं आप हमारे साथ धोखा मत करिएगा। तो इन्होंने बिंबिसार ने कुल मिलाकर के लिच्छवियों को समझाया और समझा बुझा करके इन्होंने दूसरा विवाह किससे कर लिया? चेलना से। और चेलना ने आने वाले समय में एक पुत्र, एक युवराज को जन्म दिया। उस युवराज का नाम रखा गया अजात शत्रु। क्या नाम रखा गया बेटा? अजात शत्रु नाम रखा गया। इसके बाद ये और भी कई जगह गए और भी इन्होंने विवाह किया। इनके विवाह का जो उल्लेख मिलता है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है महावग। महावग के अनुसार इन्होंने अनेकों विवाह किए थे, अनेकों विवाह किए थे। अब होता क्या है कि ये अपनी धार्मिक परंपरा के अनुसार चलते रहे, आगे राजपाट चलता रहा और इन्होंने एक अपना जो वंश है आगे की तरफ बढ़ाया। अब हुआ क्या, अंग की राजधानी जो थी उसका नाम था बेटा चंपा। कौन सी राजधानी है बेटा? चंपा। और अंग के जो राजा हैं, अंग के राजा हैं, उनका नाम है बेटा ब्रह्मदत्त। क्या नाम है बेटा? ब्रह्मदत्त। अब क्या था कि एक जाति थी, एक जाति जिसका नाम था पिंडारी। पिंडारी जाति अंग पर बार बार आक्रमण कर रही थी। तो कुछ समय बीतने के बाद अजातशत्रु बड़ा हो गया था, तब की घटना है। तो बिंबिसार ने यानी मगध नरेश या हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त से कहा कि आप अंग को कुछ दिन के लिए हमारे साम्राज्य के हवाले कर दो, हम बहुत अच्छे से देख रेख करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ा सा इगोइस्ट पर्सन था, इसने कहा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो तभी इन्होंने कहा, किसने? बिंबिसार ने, कि अगर यदि अंग पर आंच भी आई और जनता जरा सी भी परेशान हुई तो हम अंग को अपने राज्य में मिला लेंगे और आपसे छीन लेंगे। लेकिन हुआ क्या? बोला ठीक है, इसने हल्के में ले लिया। तभी अचानक से अंग पर आक्रमण हो जाता है और जब अंग पर आक्रमण हुआ तो अंग के जो राजा ब्रह्मदत्त है इसको पराजित कर दिया पिंडारियों ने, चंपा पर अधिकार कर लिया। जब चंपा पर अधिकार किया तो बिंबिसार को गुस्सा आया। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने पुत्र का नाम क्या है बेटा? अजात शत्रु। अभी बताया है मैंने, अपने पुत्र अजात शत्रु को अंग का क्या बना दिया? उपराजा बना दिया। और जब बेटा अंग का उपराजा बना दिया तो ये यहां का उपराजा यानी गवर्नर बन गया और ये अंग भी किसका हिस्सा हो गया? हर्यक वंश यानी मगध साम्राज्य का हिस्सा हो गया, मगध वंश का हिस्सा हो गया। अब ये सारे के सारे ऐसे ही चलते रहे। तभी क्या होता है कि महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, और जो महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे तो बुद्ध के जो प्रवचन थे इस समय बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो बुद्ध अपना प्रवचन देते देते यहां वाटिका में आ गए थे, और जब वाटिका में पहुंचे तो यहीं पर बिंबिसार आ गया। कौन आ गया? बिंबिसार। और बिंबिसार काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। तो इस वाटिका को एक सुनार से खरीद कर बिंबिसार ने बौद्ध एवं संघ के लिए, बुद्ध एवं संघ के लिए क्या कर दिया? दान दे दिया। और साथ में यही इनका पुत्र नाराज हो गया। कौन? अजातशत्रु। बोले पिताजी हमारा राजकोष खाली हो रहा है, आप दान पर दान किए जा रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? इन्होंने कहा बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा है। और जब बेहतरीन चल रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है? तो अजातशत्रु बोला कि हमारा साम्राज्य का जो राजकोष है वो खाली हो रहा है धीरे धीरे और आप धन दौलत लुटाए जा रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। बोले कोई बात नहीं है। अब ये शांत हो गए। तभी क्या होता है, एक और चीज आती है कि बुद्ध एवं संघ में यहीं पर ही एक उस समय की गणिका थी जिनको वैश्या बोला जाता था, जो दरबार में जाकर डांस करती थी, उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने भी यहीं पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कौन सा धर्म बच्चा? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था आम्रपाली ने भी। और जब आम्रपाली ने यहां पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें चलती रही। लेकिन बिंबिसार ने भी कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया? बेटा इन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, यानी कि बुद्धिज्म बन गई। महात्मा बुद्ध से इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली, बिंबिसार ने भी। अब इसके बाद ये धीरे धीरे साम्राज्य चला रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बेहतरीन, एकदम शानदार जानदार। तभी क्या होता है, इनके शासनकाल में एक व्यक्ति थे जो ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण थे उनका नाम था बेटा सोमदंड। क्या नाम था बेटा? सोमदंड नाम के ब्राह्मण थे। बिंबिसार इनकी बातों से इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ, इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ कि बिंबिसार ने कहां की? चंपा की। कहां की?
चंपा अंग की राजधानी और यहां का उपराजा कौन है? अजात शत्रु है। चंपा की जितनी भी इनकम थी वो ब्राह्मण सोमदंड को दान में दे दी। अब भाई साहब दिक्कत हो गई बहुत ज्यादा। अब नाराज कौन हो गया? अजात शत्रु बोले पिताजी यहां का उपराजा मैं हूं, मेरे बिना पूछे आपने ये काम क्यों किया? तो जब ये नाराज हुआ तो नाराज होने के बाद, अब नाराज होने के बाद क्या होता है? बोले कि बेटा अब जो होना था सो हो गया, परेशान ना हो, आप साम्राज्य चलाएं, हम यहां पर देखेंगे, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन यहां अजात शत्रु को लगा कि बापू सेहत के लिए हानिकारक, ऐसे काम नहीं चलने का है। तो तभी उसी समय एक मौका देखा और मौका देख करके अजात शत्रु ने बिंबिसार की बेटा क्या कर दी? हत्या कर दी। और अजात शत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पर या हर्यक वंश की गद्दी पर खुद कौन बैठ गया? अजात शत्रु बैठ गया। अब जो अगला शासक बना बेटा वो कौन बना? अजात शत्रु बना। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले, मुझे आगे बढ़ना है, इरेज करना है। चले बेटा, जब अजात शत्रु यहां की गद्दी पर बैठ गया तो गद्दी पर बैठने के बाद क्या होता है कि अजात शत्रु ने अपने मंत्री सुनिधि और वत्सकार से, किससे बेटा? एक सुनिधि और दूसरा वत्सकार, इन दोनों से कहा कि अब हमें लिच्छवियों पर आक्रमण करना है। किस पर? लिच्छवियों पर आक्रमण करना है। और लिच्छवियों पर आक्रमण करने के लिए ही इसने सारा का सारा षड्यंत्र रचा। और इसने जो लिच्छवी जो जाति थी वो ज्यादातर या तो कौशल में रहती थी या फिर इधर उधर निवास करती थी। तो लिच्छवियों पर आक्रमण करने की इसने योजना बनाई। किसने योजना बनाई बेटा? अजात शत्रु ने। अब जो मगध की गद्दी पर बैठा है बेटा वो कौन बैठा है? अजात शत्रु। अब अजात शत्रु मगध की गद्दी पर बैठ गया तो जो इसके मंत्री थे, जो खास व्यक्ति बन गए, एक का नाम रहा सुनिधि और दूसरे का नाम वत्सकार। सुनिधि और दूसरे का नाम वत्सकार। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने मिलकर के कौशल पर, कौशल और लिच्छवियों पर, यानी लिच्छवी और कौशल दोनों पर इसने दो अस्त्रों का प्रयोग किया, आक्रमण कर दिया। भाई साहब बेवजह बिना बात के लेना एक न देना, तो तू कौन के मैं खामे खा, आक्रमण कर डाला। और जो आक्रमण किया उसमें उस समय के दो सबसे महान अस्त्र थे। एक का नाम था बेटा रथमूसल। क्या नाम था? रथमूसल। और दूसरे का नाम था महाशिला कंटक। महाशिला कंटक। इन दोनों अस्त्रों का प्रयोग किया लिच्छवी और किसको? कौशल को नष्ट करने के लिए। रथमूसल क्या होता है? भल्लाल देव का रथ देखा है? जो भल्लाल देव के हाथ में गदा होती है, और जो गदा होती है भाई साहब, गदा को फेंक के मारता है, गदा वापस आ जाती है, वो तो रथमूसल हो गया। खोपड़ी को चटकाएगा, वापस आ जाएगा, दुश्मन का खेल खत्म, खल्लास। महाशिला कंटक, आपने बाहुबली को देखा होगा, एक बहुत बड़ा पर्दा होता है, पत्थर बांधता है और एक अस्त्र सा होता है, ऐसे करके वो पत्थर को फेंकता है, यानी महाशिला कंटक था वो। उस समय के सबसे बड़े अपने आप में हाइड्रोजन परमाणु बम थे ये, बहुत जबरदस्त वाले, यानी एक तरीके से न्यूक्लियर अटैक बोल सकते हैं इनको। बहुत खतरनाक अटैक करते थे, इनके सामने दुश्मन आया समझो खल्लास गया। तो ये इस अस्त्रों का प्रयोग किया। अब यही सारी चीजें चलती रही तो लिच्छवियों ने क्या किया? अजात शत्रु को धमकी दे डाली कि अगर तुम योद्धा हो तो सामने आके वार करो, हम आ रहे हैं और राजगृह को घेरेंगे। मगध की राजधानी कहां थी इस समय बेटा? राजगृह थी। इन्होंने कह दिया हम आ रहे हैं और राजगृह को घेरेंगे और अब हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए, और हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बोले अच्छा कि हाँ। तो भाई साहब डर के मारे ये छुप गए अजात शत्रु, किसमें? राजगृह में, और चारों तरफ से सेफ्टी बॉल लगवा डाली, यानी कि चार दीवारी लगवा दी राजगृह की, और अंदर घुस गया। बोले कि यार अब तो कुछ भी हो सकता है। इनको धमकी दी गई और लिच्छवियों के द्वारा, क्योंकि इसने बेवजह नरसंहार किया था और इसकी जो माता चेलना थी वो भी नाराज हुई, लेकिन अजात शत्रु ने अपनी माता चेलना को समझा बुझा करके शांत कर दिया। वो बेचारी मान गई, थोड़ी साइलेंट नेचर थी। तो एक चीज और आती है, एक तो यानी महात्मा बुद्ध, और दूसरे व्यक्ति हैं महावीर स्वामी। और बेटा महावीर स्वामी, और तीसरे व्यक्ति हैं मक्खली कौसाल। पूछा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वो किसके शासनकाल में हुई? तो बेटा वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। और एक और चीज मैं बता दूं आपको, इस समय राजगृह में, किसमें? राजगृह में 483 बीसी में, 483
BC में अजात शत्रु के शासनकाल में, और राजगृह में एक गुफा है, उस गुफा का नाम है बेटा सप्तकर्णी गुफा। कौन सी बेटा? सप्तकर्णी गुफा। तो सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। किसका मेरे लाल? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अरे बोलो हाँ। बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें, क्वेश्चंस पुट करें। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो उससे रिलेटेड भी आप लोग कुछ भेजें, हम उसका समाधान करेंगे। लेकिन डीएनए धारा चैनल को यूट्यूब पर भी आपको सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पेज भी फॉलो करना है, साथ में इंस्टाग्राम पर भी डीएनए धारा के नाम से ही है, उसको वहां पर भी आपको फॉलो करना है। तो आपका बस मुझे सपोर्ट चाहिए, बाकी मैं आपके साथ तन मन धन से तैयार हूं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, जीडी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, जीएस कॉमन होती है बेटा, तूफान उठा देंगे। हर घर वर्दी, हर तन वर्दी का सपना लेकर के रहेंगे। समझ रहे हो? एग्जामिनर की नाक में दम कर देंगे। देखते हैं क्वेश्चंस कहां से बनाता है। आइए चलते हैं आगे। अब इसमें क्या होता है? बौद्ध संगीति हो गई। इसके बाद हुआ क्या कि ये जो अजातशत्रु है, इसका एक पुत्र था, और इसका जो पुत्र है उसका नाम क्या है? उदयन, या फिर मैं कह सकता हूं इसको उदयभद्र। उदयभद्र, या कई जगह इसका नाम उदयन मिलता है, ठीक, एनसीईआरटी में। तो आप लोग परेशान मत होना। अब होता क्या है कि उदयन को लगा यार हमारे जो बापू है बहुत ज्यादा डरपोक किस्म के आदमी है, यानी बताइए किससे डर रहे हैं? लिच्छवियों से डर रहे हैं। और लिच्छवियों से डर के इन्होंने क्या कर दिया? अपने आप को कैद कर लिया है पूरा, राजगृह की चार दीवारी से बाहर ही नहीं जा रहे, बहुत ज्यादा डरे हुए। तो उदयन ने एक दिन मौका देख करके भाई साहब अजात शत्रु की क्या कर दी? हत्या कर दी। और अजात शत्रु की हत्या करके गद्दी पर कौन बैठ गया? उदयन या उदयभद्र। लिच्छवियों को आक्रमण करने का मौका तो मिला नहीं, क्योंकि चार दीवारी हो गई। अब हुआ क्या कि जैसे ही लिच्छवियों को और कौशल नरेश और आसपास के लोगों को पता चला कि इन्होंने हमारा नरसंहार किया था, उनका वारिस गद्दी पर बैठा है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अब ये बाहर भी आएगा, महल भी जाएगा, आखेट पर भी जाएगा, और शिकार मतलब हर जगह जाएगा, तो अब इसको मौका देख के मारेंगे। इन्होंने भाई साहब पूरे किसको? राजगृह को घेर लिया लिच्छवियों ने आकर के। उसने तो चार दीवारी करवाई, इसने राजगृह को घेर लिया, उदयन घिर गया। और जैसे ही उदयन घिरा, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ूंगा अभी, ठीक है बेटा? जैसे ही उदयन घिरा, तो उदयन के घिरते ही क्या होता है? उदयन ने सोचा यार ये तो मार देंगे, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब अपन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, करना पड़ेगा बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? अब यहां क्या होता है कि उदयन गद्दी पर बैठ गया, और जब बेटा उदयन गद्दी पर बैठा तो इसको अकेला देख करके राजगृह को चारों तरफ से लिच्छवियों ने घेर लिया। किसने बेटा? लिच्छवियों ने राजगृह को घेर लिया। और जब लिच्छवियों ने घेर लिया तो उदयन ने डर के मारे, दो नदी है आपकी, एक तो है गंगा और दूसरी है सोन नदी, सोन नदी। राजगृह को तो इसने छोड़ दिया, और राजगृह को छोड़ने के बाद गंगा और सोन नदियों के बीच में एक नए नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम है बेटा पाटलिपुत्र। अच्छा, सोन नदी के बारे में एक बार देख लो। सोन नदी जो है मैकाल पर्वत की, कौन सा पर्वत है बेटा? मैकाल पर्वत। और मैकाल पर्वत की एक रेंज है, उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है बेटा? अमरकंटक। तो मैकाल पर्वत की अमरकंटक श्रेणी से सोन नदी निकल के आती है, अर्थात गंगा और सोन नदियों के बीच में कौन सा है? पाटलिपुत्र नगर। किसने बसाया? उदयन ने बसाया। और जब उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर दी तो इसके बाद यह अपना शासन चलाता रहा। अच्छा, पाटलिपुत्र का कई बार प्राचीन नाम पूछा जाता है मेरे लाल, तो बेटा इसका प्राचीन नाम जो है वो क्या है? कुसुमपुर है। क्या है बेटा? कुसुमपुर। किसका प्राचीन नाम है? किसका? पाटलिपुत्र का। अब ये कुछ खास कर नहीं रहा था, जैसे आया वैसे ही गया। उदयन के कितने पुत्र हैं? तीन। कितने बेटा? तीन। मुंडक, नागदशक, मुंडक और नागदशक, ठीक, ये इसके पुत्र हैं। मुंडक, नागदशक और उदयभद्र। उदयभद्र, या उसको अनिरुद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
मैं सीधा सीधा नाम लिख देता हूं, आप परेशान हो जाओगे। अनुरुद्ध, अनुरुद्ध। एक का नाम मुंडक हो गया, नागदशक हो गया, अनुरुद्ध हो गया। तो ये इसके 3 बेटे हैं। अब तीनों बेटों ने षड्यंत्र रचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, यानी कुछ तो करना पड़ेगा। तो करना क्या था इनको, इन्होंने भाई साहब पाटलिपुत्र के संस्थापक अर्थात अपने पिता की हत्या कर दी। और इन तीनों ने मिलकर के जैसे ही हत्या की, तो अब इसके बाद पाटलिपुत्र नगर यानी कि मगध साम्राज्य की गद्दी पर ये तीनों बैठ गए। और ये तीनों के तीनों भाई साहब एक नंबर के चरित्रहीन आदमी, कैरेक्टरलेस। पूरे साम्राज्य की जनता परेशान, महिलाएं परेशान, कुल मिलाकर के औरतों की आबरू इन्होंने रौंद डाली। हमेशा दारू पी करके सेट रहते थे, टल्ली रहते थे, कुछ होश नहीं था। तभी मगध साम्राज्य की जनता, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बेटा शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। और जो शिशुनाग थे ये एक अमात्य थे। अमात्य जानते हैं आप लोग? जो मंदिर में जो ब्राह्मण सेवा देते हैं उनको अमात्य कहा जाता था। एक अमात्य थे, उनके कदमों में गई, अपनी पगड़ी उतार के जनता ने डाल दी। बोले कि जी अब हमारे आज से आबरू आप लोगों के कदमों में है, जैसे चाहे वैसे करें। बोले अर्थात इन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार कर रखा है और हम लोग परेशान हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें इनसे छुटकारा दिलवाएं। आप लोगों ने देखा होगा जब समुद्र मंथन हुआ था ना, वासुकी नाग से समुद्र का मंथन किया गया था भाई साहब, उसमें से अमृत निकला था। और मदरा पान और अमृत पान जो करवाया था भगवान विष्णु ने, महिला का भेष धारण करके करवाया था। और जो भेष धारण किया था वो मोहिनी का रूप धारण किया था। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल वैसे ही मोहिनी जैसा रूप धारण किया किसने? शिशुनाग ने। बिल्कुल भाई साहब 16 श्रृंगार करके खटाक से किसके दरबार में पहुंच गया? मुंडक नागदशक अनुरुद्ध के दरबार में। मीठी मदरा ली, उसमें मीठा जहर मिलाया और इन तीनों को पिलाते पिलाते किधर लेके चला गया? शयन कक्ष की ओर। किधर? शयन कक्ष की ओर लेकर के गया। और इन तीनों को यहां ले जाकर के जैसे ही इसको लगा कि ये लोग मदहोश हो गए, यानी अपनी मस्ती में मस्त हो गए, बेहोश होने वाले, अपनी कटार निकाली और इनका गला काट दिया, यानी हटा सावन की घटा। कुल मिला के चरित्रहीन लोगों से छुटकारा मिल गया। और भाई साहब इसके बाद मैं कह सकता हूं कि यहां पर हर्यक वंश का अंत हो गया। और इसके बाद जो नया वंश बना वो कौन सा बना? शिशुनाग वंश। इसी के नाम पर नए वंश की स्थापना हो गई। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, इसके बाद शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया, फिर आएगा आपका मौर्य साम्राज्य। और इसको हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा अगली क्लास के लिए, क्योंकि अगली क्लास इससे भी और बेहतरीन, शानदार, जानदार होने वाली है। एग्जामिनर की नाक में क्या करना है? दम करना है। हर घर वर्दी, हर तन वर्दी का सपना पूरा करना है। लेकिन ध्यान रहे, मुझे बस आपसे फीस चाहिए। और फीस क्या है? यूट्यूब चैनल डीएनए धारा को सब्सक्राइब कर दे जो भी विद्यार्थी देखे। इंस्टाग्राम पर भी डीएनए धारा के नाम से आपका परिवार तैयार है, उसको भी फॉलो करें। और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले, डीएनए धारा के नाम से है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अपना फीडबैक जरूर दें। आपका अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो उसको भी करें, मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।